गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। ठीक है, अपना सबका ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पीछे वाले जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, उसमें हमने ये आइडिया ले लिया था कि फिजिक्स हम क्यों पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में और हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितनी ज़रूरी है। ठीक है, और फिजिक्स जो है बिना यूनिट्स के इनकम्प्लीट है। अब ये यूनिट वाला क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना यूनिट के जो है आपकी फिजिक्स को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब से आप बोलोगे कि सर ये यूनिट होती क्या है। यूनिट वही होती है, जैसे कि आप अपनी हाइट मेज़र करते हो तो आपको सोचते हो 5 फीट है। जब आप टाइम देखते हो तो कहते हो कि टाइम किसी चीज़ में लग गया तो कहते हो कि 2 घंटे लग गए। बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हो, एप्पल लेने गए तो 1 केजी एप्पल लाए। तो आप देख रहे हैं इसमें हर चीज़ में 2 चीज़ें आ रही हैं। एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, जैसे आपने कहा कि आपकी हाइट कितनी है, 4 फीट, तो 4 न्यूमेरिकल हो गया। फिट जो है, फिट क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि आपने टाइम ड्यूरेशन देखा 2 आवर्स, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू। आर क्या है, तो जब आपने एप्पल परचेज किए और जो एप्पल जब आपने देखे तो एप्पल थे आपके 4 केजी, तो 4 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी, केजी क्या है, यही जो पीछे चीज़ में लगी हुई थी, फीट, केजी एंड आवर, दीज और आर कॉल्ड यूनिट्स। व्हाट आर दे कॉल्ड, यूनिट्स। तो इसी चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीड फॉर द मेजरमेंट्स, हमें किसी भी किसी मेजरमेंट यानी किसी भी चीज़ को मेज़र करने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मेजरिंग प्रोसेस है क्या, कि किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। पूरे विश्व में कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करके रखा गया, उनको क्यों सेलेक्ट करके रखा गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके से यूज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, अलग यूनिट्स के भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, उन सारे सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई। एसआई हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के एडवांटेजेस क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। कुछ हम प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक प्रीफिक्स ऑफ पावर्स ऑफ 10, ये हम प्रीफिक्स जो हम आगे लगाते हैं, ठीक है ना, 10 की पावर में जो हम लगाएंगे। जैसे हमने किलोग्राम लगाया, तो ग्राम अगर 1 है तो किलोग्राम कितना हो गया, तो किलो जब भी लगता है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो सब हम पढ़ेंगे कि किस में कौन सा प्रीफिक्स लगता है। उसके बाद सबसे लास्ट रहेगा कन्वेंशन ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर सिंबल, कि हम यूनिट्स को लिखते कैसे हैं और उनके सिंबल क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले अपने पहले टॉपिक पे, जो कि होगा नीड फॉर मेजरमेंट। तो अब आपको सामने नज़र आ रहा है, एक पेड़ नज़र आ रहा है, एक एप्पल नज़र आ रहा है। और मैं अगर ये कहता हूँ, आप ये जो एप्पल अगर पेड़ से गिरता है तो इसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। अब जब पेड़ से जब एप्पल फॉल हो रहा है तो एप्पल के फॉलिंग के टाइम की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसको ऑब्जर्व करके गैदर कीजिए। तो कैसे करोगे गैदर सारी इन्फॉर्मेशन में, एप्पल की सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि एप्पल का मास आ गया, ठीक है ना, एप्पल किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है वो आ गया, एप्पल ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की वो आ गया, ठीक है, एप्पल किस फोर्स से जाके अर्थ पर टकराया होगा वो आ गया। यानी कि अगर मैं एप्पल के बारे में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मास पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए, तभी मैं एप्पल के बारे में कुछ हद तक सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मास की इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे, यानी इसीलिए अगर मुझे एप्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है तो मुझे मास मेज़र करना आना चाहिए। मुझे एप्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है तो मुझे वेलोसिटी मेज़र करनी आनी चाहिए। मुझे एप्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है तो डिस्टेंस मेज़र करनी आनी चाहिए। मुझे एप्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है तो मुझे फोर्स भी मेज़र करना आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स में
कोई भी चीज़ अगर हमें फुल इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र करना आना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? तो ये तो हो गया नीड फॉर द मेजरमेंट। नीड फॉर द मेजरमेंट क्या हो गया कि अगर हमें किसी भी फिजिकल प्रोसेस के बारे में, किसके बारे में, फिजिकल प्रोसेस, पहले भी बता दिया फिजिकल प्रोसेस मतलब नॉन लिविंग प्रोसेस जितनी भी होंगी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की जो नेचुरल फिनोमेना होंगे वो हम फिजिकल प्रोसेस में आते हैं। तो उनके बारे में सारे ऑब्जर्वेशंस देने के लिए हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें उसे मेज़र करना आना चाहिए। दिस इज़ द नीड ऑफ द मेजरमेंट की टू गिव ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट है, ठीक है ना, वो फिजिक्स की बैकबोन होती है। यानी बिना इसके तो सारी चीज़, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते। आपसे कहें आपकी हाइट कितनी है, आपको मेज़र करना नहीं आता। देखो बाज़ार से आपको एप्पल लेकर आने, आपको मेज़र करना नहीं आता, कैसे एप्पल लाओगे? तो फिजिक्स जो है बिना ऑब्जर्वेशन और बिना मेजरमेंट के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स हैं वो फिजिक्स की बैकबोन है। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी थी, इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल का मतलब था नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना को मेज़र करने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हो क्या गई? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिनको कि मेज़र किया जा सके। क्या? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको कि मेज़र किया जा सके। जैसे कि हम मास को मेज़र कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेज़र कर सकते हैं, हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, हम फोर्स को मेज़र कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। वो क्या कह सकते हैं कि जिनके टर्म्स में फिजिक्स के लॉ भी डिस्क्राइब किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। तो आइंस्टीन की एक इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो ये हो गया E=mc²। क्या हो गया? E=mc²। तो देखें ये फिजिक्स का एक लॉ है। ठीक है, आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन है। तो आप देखें कि हमने एक फिजिक्स के लॉ ऑफ फिजिक्स को इन फिजिकल क्वांटिटी से डिस्क्राइब कर दिया। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी वो हो गई जिनको कि मेज़र किया जा सके और जिनके टर्म्स में फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब किया जा सके। नहीं आई बात समझ में? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख भी दी है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, ऑल आर दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो बात समझ में आई कि नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों है और फिजिकल क्वांटिटीज की क्यों ज़रूरत है। हाँ, मुझे होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग प्रोसेस। अब ये मेजरिंग प्रोसेस होती क्या है? अब बेसिकली अब बहुत आम भाषा में बात करें, जो मेजरिंग प्रोसेस होती है सिंपली या कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको वही 4 किलो एप्पल लेने, 4 kg एप्पल लेने, और जो आपके पास दुकानदार है उसके पास केवल 1 kg का वेट है। तो वो क्या करेगा? 1 kg इधर यहाँ रखेगा और फिर एप्पल रखेगा यहाँ पर, फिर दोनों को कंपेयर करेगा। क्या दोनों बराबर हो गए? जैसे ही यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा और दोनों जो है बैलेंस हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं जो एप्पल है वो किसके बराबर हो गया? 1 kg, क्योंकि इस वाले पेन में तो 1 kg का वेट रखा हुआ है। फिर दोबारा से 1 kg रखेगा एप्पल, फिर उसको मेज़र करेगा। मेज़र नहीं कर रहा है एक्चुअल में, वो क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। यानी इसमें जो वेट रखा है 1 kg, उसका कंपैरिजन एप्पल के साथ किया। जब दोनों बराबर हो गए तो हमने ये बोल दिया कि एप्पल का वेट भी कितना है? 1 kg है। नहीं आई बात समझ में? तो मेजरिंग प्रोसेस एक्चुअल में क्या है? इज जस्ट अ कंपैरिजन। ठीक है ना? क्या है? मेजरिंग प्रोसेस इज जस्ट अ कंपैरिजन। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आपकी लेंथ है, आपकी हाइट है, मैंने कहा आपकी हाइट 4 फीट है। अगर मैं केवल ये बोलूं कि आपकी हाइट केवल 4 है, आपकी हाइट केवल 4 है, तो इससे आप पता लगा पाओगे कि 4 क्या है? 4 मैं कहूँ किलोमीटर है, तो क्या आपकी हाइट 4 किलोमीटर है? क्या आपकी हाइट 4 सेंटीमीटर है? नहीं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट होती है, उसको हमें यूज़ करना पड़ता है।
नहीं आई बात समझ में? तो यूनिट क्या हो गया कि मेज़रमेंट जब भी हम करेंगे तो हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेज़र करते हैं तो हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है? यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यूनिट्स होती क्या है? हमें वो भी ऐसी यूनिट्स को सेलेक्ट करना होता है जो इंटरनेशनली सब लोग एक्सेप्ट करते हो, हर जगह हर देश में जो है उसको एक्सेप्ट किया जा सके। तो क्या कह सकते हैं, यूनिट की डेफिनेशन क्या बन गई कि किसी भी क्वांटिटी की यूनिट होती है, यानी उस किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करना है तो उसकी यूनिट ज़रूरी है। ठीक है, तो यूनिट की डेफिनेशन क्या बन गई? एन आर्बिट्रली चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक कोई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट किया गया विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, जिसको कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा सके, उसको ही हम यूनिट ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम जो है कंपैरिजन करके हम जो है मेज़रमेंट कर पाते हैं यूनिट्स का। अब मान लीजिए ये जो मेरे पास है ये 1 मीटर का एक स्केल है और ये जो लेंथ दे रखी है आपकी ब्लू कलर में, इसको मेज़र करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार इधर रखूँगा, फिर यहाँ तक मार्क लगा लूँगा, फिर एक बार इधर रखूँगा, फिर यहाँ तक मार्क लगा लूँगा, फिर रखूँगा और फिर मार्क लगा लूँगा। और फिर मैंने क्या करा, इस पूरी लाइन को मैंने मीटर स्केल से कंपैरिजन कर लिया। मैंने क्या कंपैरिजन करा कि इस पूरी लाइन को कवर करने के लिए इस मीटर स्केल को मुझे 3 बार रखना पड़ा। तो पहली बार में, क्योंकि ये मीटर स्केल है, पहली बार में ये 1 मीटर है, तो दूसरी बार रखा होगा तो 2 मीटर हो गया, और तीसरी बार में रखा होगा तो 3 मीटर हो गया। नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने कंपैरिजन कर लिया इस लाइन को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या पता है, ए बी की हमें मेज़रमेंट पता चल गया। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट होता है उसको हम नाम दे सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। मेज़रमेंट ऑफ अ क्वांटिटी कैन बी नेम्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। जैसे कि अब ए बी लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, ए बी लेंथ हो गई 3 मीटर। तो ये जो 3 मीटर है ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें आ रही हैं, एक आ रही है ये न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आ रही है यूनिट। यूनिट मीटर क्यों आई, कैसे ही 1 मीटर, जरा मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 3 दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इट्स यूनिट, जो भी हमने यूनिट ली है, क्योंकि यहाँ पे मीटर ली थी इसलिए हम 1 मीटर। तो जरा इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूंगा, इसको सॉल्व करके देखूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्योंकि 3 बार कंपैरिजन हुआ था 1 2 3, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो गई मेरे पास 3 है, और साइज ऑफ द यूनिट हो गया कितना, साइज ऑफ द यूनिट हो गया मेरे पास 1 मीटर। नहीं आई बात समझ? तो ये 1 मीटर, तो क्या निकल कर आ गया हमारे पास, नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास लेंथ निकल कर आ गई 3 मीटर, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, आपकी लेंथ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, ठीक है, एक चीज़ क्या है, मान लो ये डिफरेंट यूनिट्स होती हैं बेटा, ठीक है, जो होती हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की काफ़ी सारी यूनिट्स होती है। जैसे आपने पढ़ाई है, लेंथ की यूनिट मीटर भी होती है, लेंथ की यूनिट किलोमीटर भी होती है, लेंथ की यूनिट जो है सेंटीमीटर भी होती है। लेकिन क्या अगर मैं इसको मीटर में मेज़र करूं, उसके बाद इसको सेंटीमीटर में मेज़र करूं, तो क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा? मीटर में चेंज किया है तो 3 मीटर है, और अगर इसको सेंटीमीटर स्केल से करता तो 300 सेंटीमीटर आता। क्या 3 मीटर और 3 सेंटीमीटर डिफरेंट हैं? क्या 3 मीटर और 300 सेंटीमीटर डिफरेंट नहीं है? तो इसलिए एक फॉर्मूला बनता है, जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट अगर यूनिट्स में मेज़र किया जाएगा तो क्या होगा, उसकी अगर यूनिट चेंज होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हमने मीटर से सेंटीमीटर करा तो उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 से 300 हो गई। लेकिन क्या ए बी की लेंथ चेंज हुई? नहीं हुई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी चेंज नहीं हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, 3 से 300 हो गए, और उसकी यूनिट चेंज हो गई, मीटर से सेंटीमीटर हो गई, बट मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है। तो अगर पहली बार न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, U1 थी, और सॉरी पहली बार जो है न्यूमेरिकल वैल्यू N1 थी, तो उस समय हमने मान लिया उसकी यूनिट है U1, है ना। तो ये बराबर दूसरी बार अगर न्यूमेरिकल वैल्यू N2 थी तो उसकी जो है
यूनिट हो गई U2। लेकिन N1 और U1 तो क्या होता है, किसके बराबर होता है बेटा, मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं, तो हम कह सकते हैं Q बराबर होगा N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, ये यूज होगा। ठीक है बेटा। तो इसका कुछ न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो अगली वाली स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है, जिसमें कि एक मास ऑफ द बॉडी देगा 5 × 10⁻⁻6 kg। तो ये तो मैग्नीट्यूड दे दिया क्वांटिटी का कि आपके पास बॉडी है वो इतने kg की है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास Q दे रखा है। आपके पास क्या दे रखा है, Q दे रखा है। Q कितना हो गया आपके पास, 5 × 10⁻⁻6 kg। नहीं आई बात समझ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें दे रखा है 5 × 10। अब हमें क्या करना है, हमें इसे चेंज करना है दूसरी यूनिट्स में। क्या चेंज करना है, दूसरी यूनिट्स में। तो जरा देख लेते हैं, पहले लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है ए, इसको देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट को अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट में हमें यूनिट क्या दे रखी है, मान लो हमें जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है। ठीक है, उससे पहले छोटी सी चीज़ कर लेते हैं, पहले इसको ले। हमें जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे जो U1 दे रखा है वो तो kg दे रखा है, यानी कि 1 kg दे रखा है। और जो हमें N1 दे रखा है वो दे रखा 5 × 10⁻⁻6। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, पीछे वाले उसमें बता दिया, तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट होती है। तो यूनिट तो हो गई 1 kg और उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया 5 × 10⁻⁻6। अब ए वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए में हमें क्या दे रहा है, ग्राम, यानी कि हमें यूनिट दे रखी है, यानी कि हमें U2, क्योंकि U1 तो ये हो गया बेटा, हमें U2 दे रखी है। U2 कितनी दे रखी है, 1 ग्राम। क्या दे रखा है हमें, U2 दे रखा है 1 ग्राम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है N2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है N2। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। N2 हमें निकालना है। बाकी का जो पार्ट है, जो मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, वो आपको अपने आप सॉल्व करना है। तो अभी हमने देखा हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है N1U1 इक्वल्स टू N2U2। आता है कि नहीं आता है, हमारे पास आता है N1U1 प्लस N2U2। तो N1U1 आपके पास दे रखा है, N1 हो गया 5 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई U1 दे रखा है 1 kg। ठीक है, इक्वल्स टू N2 हमें दे रखा है, निकालना है N2, और ये दे रखा है 1 ग्राम। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N2 इक्वल्स टू, वो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब जानते हो, 5 × 10⁻⁻6 × 1 kg अपॉन 1 ग्राम। 1 kg और 1 ग्राम की रिलेशन आपको पता है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो वो कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 और 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को क्या मैं 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे हो गया 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे N2 इक्वल्स टू आ गया 5 × 10⁻⁻3। तो नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई दूसरे वाले केस में, N2 इक्वल्स टू 5 × 10⁻3। तो अगर इसको प्रॉपर लिखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास Q आ गया, हमारे पास Q आ गया। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे जो कि आ गया 5 × 10⁻3 मल्टीप्लाई, हमारे पास यूनिट की थी, क्या थी इस वाली केस में, 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 × 10⁻³ ग्राम। नहीं आई बात समझ में। तो इसका ये वाला पार्ट मिलीग्राम और माइक्रोग्राम आपको कॉपी में खुद करना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है ये, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है ये कि अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है ना, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास क्या होता है, वैसे तो आप क्लास 9th में और क्लास 10th में बड़े कई बार पढ़ चुके हो। तो मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द बॉडी। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, कि किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है,
वो कहलाता है मास। ठीक है बेटा, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। जीरो का मतलब वो उसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी तब होती है जब उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो, और जब क्वांटिटी नहीं है उसमें तो जो है तो वो मास, वो बॉडी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, है ना। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ए मैटर इन अ बॉडी। अब मास भी ना कई तरीके होते हैं, वो आगे वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। एक इनर्शियल मास होता है, ठीक है ना, एक इनर्शियल मास होता है और एक ग्रेविटेशनल मास होता है, और इनके बारे में हम जो है एक रेस्ट मास भी होता है। ठीक है, इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से। कंसेप्ट ऑफ लेंथ क्या है? कंसेप्ट ऑफ लेंथ कुछ नहीं है, दो पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, लेंथ क्या होती है? दो पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ही हम जो है लेंथ बोलते हैं। यानी अगर मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की लेंथ मेज़र करनी है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो ही डिस्टेंस जो है लेंथ कहलाएगी। आ रही बात समझ में? लेंथ क्या कहलाएगी? वो जो डिस्टेंस है वो लेंथ कहलाएगी। तो क्या होगी लेंथ की डेफिनेशन? क्या हो गई लेंथ की डेफिनेशन? हो गई लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू एनी पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कहलाती है लेंथ। कंसेप्ट ऑफ टाइम को देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है? बहुत आराम से समझना। कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है? टाइम इज अ मेजर ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है ना, टाइम क्या है? दो इवेंट्स के बीच में कितनी ड्यूरेशन रहा, ठीक है ना, वो कहलाता है आपका टाइम। अगर हम अर्थ पर टाइम की बात करें ना, तो अर्थ पर जो हमने देखो, अगर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हम जो टाइम मेज़र करते हैं, जैसा कि इसमें दे रखा है अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है ना, अकरेंस ऑफ टू इवेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से टाइम को मेज़र किया। हम 24 आवर कब मानते हैं? हमने 24 आवर कैसे मेज़र किया, इसमें आऊँगा, मैं बताऊँगा, आने वाले चैप्टर्स में बताऊँगा 24 आवर कैसे हुआ, 1 मंथ जो है 30 डेज़ का कैसे हुआ, 365 डेज़ का पूरा ईयर कैसे हो गया, 1 सेकंड क्या हुआ, 1 मिनट क्या हुआ, ये कैसे आ गए, ये टाइम आया कहाँ से, ये सब बताइए। ये सारे के सारे इवेंट्स के मेज़रमेंट है, दो इवेंट्स के मेज़रमेंट है। तो सबसे पहले मैं एक दिन की बात करता हूँ कि 24 आवर कैसे आया। 24 ऐसे आया कि सनराइज हुआ, ठीक है, फिर सन जो है सेट हो गया, फिर दोबारा जो है सनराइज हुआ, तो सनराइज से रेस्ट हुआ, वो सेट हुआ, सेट से, तो इस बीच का जो भी टाइम था वो टाइम हमने 24 आवर्स माना। ठीक है, इसके डीपली मैं बाद में जाऊंगा, वो आवर हमने 20 आवर्स माना। अब कहेंगे मंथ की क्या है? मंथ जो डिपेंड करता है, मंथ के जो 30 डेज, 31 डेज या 28 डेज, वो डिसाइड होते मून के मोशन से। यानी हमने मून का ड्यूरेशन ऑफ इवेंट लिया। इसमें तो हम सन राइज से सनसेट, फिर अगेन जो है सनराइज, तो इस ड्यूरेशन को हमने 24 आवर। तो हमने क्या करा? टाइम किसका मेजर है? ड्यूरेशन बिटवीन द टू अकरेंस। हमारे दो अकरेंस क्या हो गए इवेंट? सनराइज फिर दोबारा से सनराइज, उनके बीच का जो ड्यूरेशन था वो 24 आवर कहलाता है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो मंथ में क्या होगा? मून पहले ऐसे रहता है, ठीक है ना, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है ना, फिर बढ़ता है और फिर और बढ़ता है, फिर काफ़ी बढ़ता है, फिर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी ड्यूरेशन है मून की, मून फुल मून से नो मून पे गया, नो मून से वापस फुल मून पे आया, तो ये पूरी जो ड्यूरेशन कहलाती है 1 मंथ। तो आप ध्यान रखें कि पहला फुल मून, फिर दोबारा से जब दोबारा फुल मून आया तो तब तक का जो टाइम निकल चुका था वो 31 डेज निकल चुका। अब 31 डेज कैसे हुआ? उस समय
फुल मून से दोबारा फुल मून तक आने में जो सनराइज वाला इवेंट है वो 30 टाइम्स हो चुका था। तो हमने कह दिया कि वो जो मंथ है वो हमारा क्या हो गया, 30 डेज या 31 डेज का हुआ। ठीक है, और इसके डीपली काफ़ी डीप इसमें जा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम उसका टाइम नहीं लेंगे। तो क्या हो गया, तो टाइम, कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या हो गया, टाइम इज अ मेजर ऑफ ड्यूरेशन between the occurrence of two events। ठीक है, we may also define as time the measure of the duration for which an event last। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई इवेंट है कितनी देर तक रहा, उससे भी टाइम मेजर लेकिन मेजर किया जा सकता है। लेकिन ये जो ना ड्यूरेशन बिटवीन अकरेंस और ये ज़्यादा परफेक्ट डेफिनेशन है। तो ये समझ में आया, कंसेप्ट ऑफ मास, कंसेप्ट ऑफ लेंथ, कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में देखते हैं क्या है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट। बहुत इजी सा टॉपिक है, ये क्लास 9 में भी हमने करा है थोड़ा बहुत, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स, देखो बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स जो आई हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से आई हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं इनको समझ लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर भी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो जो लेंथ, पहले फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ने से पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। तो हम ये देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किन को बोलते हैं। ठीक है, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किस चीज़ को बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हम बोलते हैं, दे रिप्रेजेंट आवर बेसिक साइंटिफिक नोशन। जो सबसे बेसिक साइंटिफिक नोशन है वो इन्हीं से मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। नहीं है ये बात समझे। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितनी भी बाकी की यूनिट्स हैं वो सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जितनी भी बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, देयर इज नो अदर क्वांटिटी विच इज सिंपलर टू दैम। यानी कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो सबसे सिंपल होती हैं, इनसे सिंपल कुछ नहीं होता है। ये सबसे हमारी बेसिक साइंटिफिक नोशंस है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन अनदर। ये बहुत खास बात है। इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों बोलते हैं कि लेंथ, मास, टाइम को एक दूसरे से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, लेंथ से कहीं हम मास नहीं निकाल सकते, मास से हम टाइम नहीं निकाल सकते। तो ये तीनों जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये एक दूसरे से ऑब्टेन नहीं की जा सकती। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम। जितनी भी मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से ऑब्टेन की जा सकती हैं। ठीक है, अब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को ही हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन्हीं की यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। स्पेलिंग गलत है, करेक्शन कर लेंगे। तो क्या हो गया, द यूनिट ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव यूनिट बहुत सिंपल है। ठीक है, यानी कि जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई गई हैं वो हो जाएगी ड्राइव यूनिट। तो हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिए एरिया का एग्जाम्पल। और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और दोनों जो लेंथ ब्रेथ नाम एक ही है, लेकिन दोनों जो है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लेंथ की यूनिट मीटर और ये भी मीटर, ये हो गया मीटर इसका। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम ये बोल सकते हैं हमारी जो एरिया की यूनिट आई है वो लेंथ की यूनिट से ड्राइव्ड होके आई है। तो एरिया की जो यूनिट कहलाएगी वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्या लेंथ से ही आती है, यानी उसकी यूनिट हो गई मीटर। टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है, उसकी हो गई सेकंड। तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड इज द ड्राइव्ड यूनिट। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन हुई है। तो
फंडामेंटल यूनिट्स, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, जबकि फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो दूसरी यूनिट्स ऑब्टेन की जाती हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। नहीं आ रही बात समझ? तो आपका फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत है। हाउ टू चूज स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब हो गया जो पूरे विश्व में यूज़ की जा सकती हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सही तरीके से यूज़ की जा सकती हैं। तो ऐसे कैसे सेलेक्ट उसको करते हैं? तो बहुत ईजी, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। सूटेबल साइज का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। जैसे मीटर को लें तो एक मीटर जो है ना सूटेबल साइज है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, ठीक है। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। जो भी हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो। अभी इसके आगे पार्ट में मैं डेफिनेशन बताऊंगा सब चीज़ की, तो उसमें पता चलेगा आपको कि सारी यूनिट्स की डेफिनेशन क्या क्या होती है। तो जो भी हम यूनिट डिफाइन कर रहे हैं या जो भी यूनिट हम चूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईजीली एसेसेबल होनी चाहिए। एसेसेबल का मतलब है उस यूनिट का हम आराम से यूज़ कर पाएँ, आराम से उसको यूज़ करने में हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है ना। तो उसको हम उसके बाद इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि वो जो हम यूनिट हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आराम से हम कहीं से भी उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है ना, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड फिजिकल कंडीशन। जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर इंडिया में भी वही लेंथ रहेगी, अमेरिका में भी वही लेंथ रहेगी, और 1 मीटर आज भी वही लेंथ रहे, और 1 मीटर आज से हजारों साल बाद भी 1 मीटर वही रहे। यानी कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ना फिजिकल कंडीशन के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, ना टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन, मान लो जहाँ सहारा डेजर्ट है वहाँ पर भी 1 मीटर सेम रहे, और जहाँ पर जो है कोल्ड है यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल है वहाँ पर भी 1 मीटर सेम। तो हमें ऐसी यूनिट डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है ना। वो कैसे मेजर, वो ऐसी कौन सी चीज़ सेलेक्ट करें जिससे कि वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है हम चूज़ कर सकें। अब बात आती है कौन ये सारी चीज़ डिसाइड करता है कि कौन सी यूनिट क्या है, कितनी है, ये डिसाइड कौन करता है? तो आपके सामने नाम लिखा हुआ है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। क्या? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट्स एंड मेजर, और ये है सीवर्स नियर पेरिस फ्रांस। ये कहाँ पर है? ये है सीवर्स नियर पेरिस फ्रांस। इनका जो हेड ऑफिस है ये यहाँ पर है, ठीक है बेटा। ये जो हेड ऑफिस है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, जो कि दुनिया की सारी यूनिट्स को डिसाइड करता है, वो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी की सारी यूनिट्स को डिसाइड करता है। कहाँ पर है ये? सीवर्स नियर पेरिस। पेरिस में है ये, फ्रांस में है पेरिस, और पेरिस में इसका हेड ऑफिस है। वहीं से सारी यूनिट्स डिसाइड की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। क्या है अब? जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मैंने बताया ना डिफरेंट सिस्टम होते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो अभी हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो अभी जो मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से 4 आपके सिस्टम है बेसिकली। एक है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। क्या है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसको F.P.S सिस्टम भी बोलते हैं। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकंड। कहने का मतलब क्या है? आपने WWE देखा है? 220 पाउंड्स का आपका रेसलर होता है, 440 पाउंड्स का रेसलर, यानी वहाँ पर जो मास है वो पाउंड्स में मेज़र किया जाता है, वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो फुट में मेज़र की जाती है, टाइम सेकंड में ही होता है। तो जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है उसमें डिस्टेंस को वो फुट से मेज़र करते हैं, मास को वो पाउंड से मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड से मेज़र करते हैं। उसी तरीके से एक सिस्टम है गॉसियन सिस्टम। ये गॉस जो है साइंटिस्ट थे गॉस, उनके नाम पर रखा गया है। इसको C.G.S सिस्टम भी बोलते हैं, CGS सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, G का मतलब हो गया ग्राम, और S का मतलब हो गया सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ है वो तो सेंटीमीटर में मेज़र होगी, जो इसका मास है वो ग्राम में मेज़र होगा, और जो टाइम है वो सेकंड में मेज़र होगा।
नहीं वैसे अगर गॉसियन सिस्टम के हेल्प से अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र किया जाएगा, मास को ग्राम में मेज़र किया जाएगा और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट आता है मैट्रिक सिस्टम। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला सिस्टम है। ठीक है, MKS सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो इसका जो MKS मीटर यानी जो लेंथ मेज़र की जाती है, जो लेंथ मेज़र की जाती है वो मीटर में की जाती है, मास मेज़र किया जाता है वो किलोग्राम में मेज़र किया जाता है और जो टाइम है वो सेकंड में मेज़र किया जाता है। तो ये MKS सिस्टम। और आजकल जो सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है वो है आपका SI सिस्टम। क्या है वो आपका SI सिस्टम। ठीक है बेटा, ये SI सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें जो है यूज़ किया जाता है। ये सिस्टम पूरी दुनिया में इस समय जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किया रहा है। जो आपने अभी देखा था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, वो जो भी यूनिट्स को डिसाइड करते हैं वो SI यूनिट्स के अंदर में आ जाता है। तो मीटर भी SI यूनिट होती है, ध्यान रखें, क्योंकि जो मीटर है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, उन्होंने मीटर को डिसाइड किया है। ठीक है ना, यानी कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट ऑन वेट्स एंड मेजर जो भी यूनिट डिसाइड करती है वो आ जाती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नहीं आ रही बात समझ, वो किस में आ जाती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके हिसाब से जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो जाती है। ठीक है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, या हम ये कह सकते हैं 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। तो जब उनकी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है तो फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 हो गई। ये इनके सिंबल है। तो ज़रा देख लेते हैं। मास हो गया जिसको कि कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट हो गई किलोग्राम हो गई। लेंथ है कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी यूनिट हो गई मीटर। टाइम को T से मेज़र किया जाता है, यूनिट हो गई उसकी सेकंड। टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी यूनिट हो गई केल्विन और उसको सिंबल को, यूनिट के सिंबल को K से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जिसको कि I से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी यूनिट हो गई एम्पियर और जिसको कैपिटल A से मेज़र किया जाता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ये लाइट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसको कैंडिला इसकी यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट, उसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर, बेसिकली ये गैसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो क्वांटिटी जो मतलब गैस का मेजरमेंट हम मोल्स में रखते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मेजर को जो है मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। MOLE मोल इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है और इसका सिंबल MOL होता है। उसके बाद हमारे पास जो है, ठीक है, हमारे पास जो है 2 वो सप्लीमेंट्री यूनिट भी आती हैं। वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी है? प्लेन एंगल हो गया, जो नॉर्मल एंगल आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आए, वो कहलाता है सॉलिड एंगल, जिसकी की यूनिट होती है रेडियन और RAD से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद प्लेन एंगल, उसके बाद होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर आप देखें, जैसे आपने देखा हो ना बर्थडे कैप, तो बर्थडे कैप के अंदर देखना, तो वो जो एंगल बनता है, ठीक है ना, वो जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल कहलाता है। तो जैसे बनाकर भी मैं देखूं कि ये बर्थडे कैप अगर मैं बनाता हूँ, ये बर्थडे कैप है, अंदर से देखो तो ये एंगल बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, और उसकी यूनिट होती है स्टेडियन। अब केवल एंगल होता तो कैसे बनता है? ऐसे। ठीक है, तो एंगल का मार्क तो इस तरीके से आता है, और जबकि आपका जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल का मार्क है, ये मान लो जो बर्थडे कैप है, सॉलिड एंगल इस तरीके से मेजर किया जाता है ना। अगर आप मार्क करना है तो सॉलिड एंगल को इस तरीके से मार्क करते हैं, ठीक है, और एंगल को इस तरीके से मार्क करते हैं। तो ये कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ जाते हैं यूनिट्स। अब देखते हैं लास्ट पार्ट इसका क्या कहता है। सारी डेफिनेशन है, जल्दी जल्दी सारी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है सारी डेफिनेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जो है मीटर की और मैंने बताया ना, इससे पहले पढ़ा था कि जो हमको यूनिट्स इस तरीके से डिसाइड करने, कभी भी चेंज ना हो, ना वो टाइम से चेंज हो, ना वो फिजिकल कंडीशन से चेंज हो। तो देखते हैं कि 1 मीटर लेंथ होती क्या है। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन दिस सेकेंड। ठीक है ना, इस सेकेंड से जो है मेजर किया जा सके। ठीक है, कितना है ये सेकंड? 1/299792458
ऑफ अ सेकंड, यानी सेकंड के इतने में हिस्से में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो कहलाती है 1 मीटर। नहीं आई पसंद? वो भी किस में? वैक्यूम में। तो फिजिकल कंडीशन भी अगर चेंज हो जाएंगी तो वैक्यूम होता है, और वो आज भी वैक्यूम है, आज से 1000 साल बाद भी वैक्यूम होगा। वो जो है अगर इंडिया में है तब भी वैक्यूम जो है वैक्यूम ही रहेगा, और जो अमेरिका में है तब भी वैक्यूम रहेगा। तो 1 मीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, ध्यान रखेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, यानी लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की इस टाइम में, कौन से टाइम में, 1/2997924/8 ऑफ आ सेकेंड, इतने पार्ट में सेकेंड के इस वाले हिस्से से जो डिस्टेंस ट्रेवल की है लाइट ने वो कहलाती है आपकी 1 मीटर। ठीक है, तो ये 1 मीटर की डेफिनेशन, अगेन ये टाइम के हिसाब से और किसके हिसाब से, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से नहीं चेंज होने वाले। अब देखते हैं किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ अ किलोग्राम विच इज अ स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। वो किसका है? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है। और ठीक है, वो क्या है? प्लेटिनम इरिडियम जो है ना, ये आपको ध्यान रखना, प्लेटिनम इरिडियम। ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम जो है एलॉय है। ठीक है ना, कितना बड़ा है वो? ऐसा वो तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका भी साइज है, जिसका कि हाइट कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर इन हाइट इन डायामीटर। ठीक है, उसका डायमीटर भी 3.9 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट भी जो है 3.9 सेंटीमीटर है। तो एक ऐसा एलॉय, ठीक है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का बना हुआ एक ब्लॉक है, जिसकी की हाइट 3.9 सेंटीमीटर है ना, और डायमीटर भी इतना है। उसको प्रिजर्व कहाँ किया गया? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, बस वहीं जनरल कॉन्फ्रेंस में जो मैंने आपको बताया था, वहीं उसका एक स्टोर करने की जगह होती है, वो इंटरनेशनल ब्यूरो कहलाती है, तो वहाँ पर इसको रखा गया है। अब जब भी मुझे अगर 1 किलोग्राम का, ये किसका था? 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम का मेरे को वेट जो आप बाज़ार में देखते हो ना, वाट होता है 1 किलोग्राम का, तो वो कैसे आएगा? तो वो यहाँ से सारे विश्व के सारे लोग जो है, सारी गवर्नमेंट यहाँ जाती हैं, उस वाले वेट के कंपैरिजन में एक वेट को मेज़र करवाती हैं, और फिर उसको लेकर फिर उसी से कंपैरिजन करके बहुत सारे वेट बनाए जाते हैं, और वो जो वेट कहलाते हैं 1 kg कहलाते हैं। अब उसको डबल कर दोगे, डबल उसके मेटल से बना दोगे, तो वो 2 kg कहलाएंगे। लेकिन वो जो बराबर होगा वो यहाँ पर रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, पेरिस फ्रांस में जो रखा हुआ है। ठीक है ना, वो जो वेट है वो 1 kg, और हमको जितना भी 1 kg यूज़ करना होगा वो उसी वेट से किससे? उसी से कंपैरिजन करना होगा, किससे? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय 3.9 सेंटीमीटर इन हाइट एंड इन डायमीटर। ठीक है, चलिए सेकंड क्या होता है? बहुत अच्छी डेफिनेशन है सेकंड की। 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन। सबसे पहले तो मैंने वो टाइम बताया था, ड्यूरेशन होता है। अब ड्यूरेशन भी किसका? 9192163170 periods of radiation corresponding to unperturbed transition between two hyperfine level of a ground state of, ये बेटा ये डेफिनेशन अब याद कर लो, आने वाले टाइम में आपको बताएंगे क्या हो। मैं छोटी सी भाषा में अगर बता दूं को, तो कुछ रेडिएशंस होते हैं, ठीक है ना, तो जितने टाइम में इतने सारे वाइब्रेशन, अभी आप नॉर्मल सी भाषा में बात करो, जैसे फ़ोन आपका वाइब्रेट करता है, अब फ़ोन से अगर मैं एग्जांपल लूँ, फ़ोन अगर वाइब्रेट करता है तो जितने टाइम में इतने वाइब्रेशन कर देगा फ़ोन, वो टाइम कहलाएगा आपका 1 सेकंड। लेकिन यहाँ पे फ़ोन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये रेडिएशंस की बात हो रही है। रेडिएशंस भी किसके? टू हाइपरफाइन लेवल ग्राउंड स्टेट ऑफ सेसियम एक एटम होता है, सेसियम एटम होता है, उसकी ग्राउंड स्टेट और हायर स्टेट भी होती हैं, उनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करता रहता है। तो उसके जो टोटल पीरियड्स अगर इतने हो जाएंगे, जिस टाइम में इतने पीरियड्स हो गए, वो टाइम कहलाएगा 1 सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट। ठीक है, करंट को देखते हैं, जल्दी बता देते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम लेंगे नहीं हैं। इट वॉज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक 1 एम्पीयर इज द कांस्टेंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर। इसमें क्या है कि 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, ठीक है, और वो जो है 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं, और उनके बीच में जो है फोर्स कितना लगता है? 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, कि उनके बीच में क्या है
दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। इट वॉज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट which when maintained in each of the two straight parallel conductor। मान लो इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अभी पता नहीं है कि वो 1 एम्पियर होगा, लेकिन उसको 1 एम्पियर कब कहेंगे कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो कह सकते हैं कि दो पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ वायर है, उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है और वायर जो है 1 मीटर पर रखे हुए हैं, और करंट के फ्लो करने से उनके बीच में जो फोर्स लगता है एक दूसरे पर वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होता है। तो हम बोल सकते हैं उस समय जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 1 मीटर होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से सारी डेफिनेशंस हैं, है ना। आगे अभी जैसे जैसे चैप्टर आएंगे हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि स्टैंडर्ड चॉइस ऑफ किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है। तो ये आप देखें, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड चॉइस में एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए, ये बोला था एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, और चेंज नहीं हो। तो वो सारी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको समझाई हैं वो इसीलिए हैं कि वो जो है एक्यूरेटली डिफाइन है। और डिफाइन किसने की है, किसने डिसाइड की है, ये इसने डिसाइड की है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, ठीक है। तो ये इन्होंने डिसाइड की है। तो ये डेफिनेशन हो गई बेटा, और आज का पोर्शन यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। सारी डेफिनेशंस को आप पढ़ना, थोड़ा सा समझना, वैसे ये सारी डेफिनेशन आगे वाले चैप्टर्स में क्लियर होती चली जाएंगी। तो प्लीज़, और आपका जो भी कोई इसमें डाउट रह गया है वो डाउट आप जो है कमेंट बॉक्स में या आप गूगल क्लासरूम पे जब वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और लाइव क्लासेस में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का ये पार्ट जो है यहीं ख़त्म होता है। और आप प्लीज़ स्कूल के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। और सब आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।